गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए फाउंडेशन लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 की बात करें तो बेटा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी तक आपने यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, कंसिडरेशन यूनिट 2 का रिवीजन कर लिया, यूनिट 3 में अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर ली हम लोगों ने। फिर बेटा हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराया। अब हैं हम लोग यूनिट 5 में, जहां हम ब्रीच करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। बेटा जरूरी तो नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही हो, कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो ब्रीच होंगे, तोड़ दिए जाएंगे। तो अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो दूसरे पार्टी को क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी, ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरा पार्टी अग्रीव्ड है, जो दुखी है इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से, उसको क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। तो इसने आपसे कहा कि ब्रीच का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है फेल्यूर ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म हिज या हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी फेल कर जाए, फेल्यूर हो जाए अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने में। मतलब बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कार बेचने का, मुझे कार देना था, आपको 2 लाख रुपए देने थे, मेरा ऑब्लिगेशन था कार देने का, सो मैंने नहीं दिया। और मान लो आपने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, तो आपने पैसे दिए, हम कार नहीं दे रहे हैं, तो आप दुखी हैं। अब आप दुखी हैं, और क्यों दुखी हैं, मेरे फेल्यूर से, मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, तो हम बोलेंगे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ब्रीच किया है, तो आप जो कि दुखी हैं, अग्रीव्ड हैं, प्लेंटिफ हैं, उनको क्या क्या लॉ के अंदर रेमेडी मिलेगी बेटा। तो ब्रीच का मतलब होता है फेल्यूर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज या हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मे अराइज इन 2 वेज, 2 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। पहला है बेटा एक्चुअल ब्रीच, पहला है एक्चुअल ब्रीच, और दूसरा है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब, एक्चुअल ब्रीच का मतलब जो जिस दिन ड्यू डेट था परफॉर्मेंस का, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ा जाना इज द एक्चुअल ब्रीच। मान बेटा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 15 नवंबर को परफॉर्म करना था, 15 तारीख को ही मैंने कहा कि भैया कार नहीं बेचना मुझे, तो 15 तारीख ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यू डेट क्या है परफॉर्मेंस का 15 तारीख, और 15 तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना इज द एक्चुअल ब्रीच। और 15 को कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला था 15 को, और मैंने आपसे कहा कि 15 की जगह 15 को परफॉर्म होने वाला था, और पहले ही 10 तारीख को ही तोड़ दिया वो कॉन्ट्रैक्ट। Before the due date of performance, when contract is broken, it is known as anticipatory breach. So what is actual breach? When the due date of performance, the contract is repudiated. ड्यू डेट के दिन, जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यू डेट है उस दिन कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ा जाना, रेपुडिएट करना, कहलाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट को ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, जो ड्यू डेट है परफॉर्मेंस 15 नवंबर वाज द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, 15 नवंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ा जाना इज द एक्चुअल ब्रीच। और दूसरा होता है बेटा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेशन क्या होता है, आपने फाउंडेशन में जब आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को ही हम लोग बोलते थे कि प्रूडेंस मेंटेन करना होता था। हम एंटीसिपेशन करते थे कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस एक्सपेंसेस है उनके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं।
जैसे बेटा मान लो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बैड डेट होगा ही, सारे सारे डेटर तो गुड नहीं होंगे, कुछ तो पैसे लेके भाग जाएंगे, कुछ तो पैसा मेरा डूबेगा। तो भाई बिजनेस में प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं कि चलो 2% 5% अपने तो होगा ही बैड डेट। अब बेटा जब एक्चुअल में बैड डेट होगा तो हमने तो पहले से ही प्रोविजन बना के रखा है, तो हम तो तैयार बैठे थे। तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस लॉसेस का तो प्रोविजन बनाना, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम का गेन का कभी भी प्रोविजन नहीं बनाना होता, क्योंकि आप सोच के बैठ गए कि भैया मुझे इतना इनकम आने वाला है और लगे खर्च करने, बाद में पता चला कि भैया इनकम हुआ ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाइए, इनकम को कभी भी एंटिसिपेट मत कीजिए। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब फ्यूचर होने वाले एक्सपेंस को ड्यू डेट से पहले ही तोड़ देना इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। जैसे 15 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था, 10 तारीख को ही हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर the before the time fixed for the performance has arrived, when the promiser refuses to perform his promise and signifies his unwillingness before the time for performance has arrived, it is called anticipatory breach. ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, एंटिसिपेटरी ब्रीच। ड्यू डेट को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, एक्चुअल ब्रीच। 1 मिनट का टाइम लीजिए और एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच को रिवाइज कर लीजिए। तो ब्रीच, सबसे पहले तो ब्रीच का मतलब हुआ फेल्यूर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑन ड्यू डेट। अगर आप फेल्यूर हैं, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाते तो ब्रीच। ड्यू डेट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पाते, ड्यू डेट को कॉन्ट्रैक्ट का रेपुडिएट करना, तोड़ना इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच। ड्यू डेट से पहले ही तोड़ देना, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहले ही तोड़ देना, एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो ये ब्रीच हो गया, एक्चुअल ब्रीच हो गया, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया। आगे बढ़िए। इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, प्रभाव क्या पड़ेगा बेटा, आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, एंटिसिपेटरी ब्रीच का व्हाट इज द इफेक्ट? To either treat the contract as resigned and sue the other party for damages without waiting until the due date. एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ तो अब आप ड्यू डेट का इंतजार मत कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड मान लीजिए कि कैंसल हो गया, क्या मान लीजिए, रिसाइंडेड, और दूसरे पार्टी को केस कीजिए, सू कीजिए अदर पार्टी को डैमेजेस। पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया है। अब आप ड्यू डेट का इंतजार मत कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल मानिए, दूसरे पार्टी पे केस कीजिए कि जो मुझे डैमेजेस हुआ है दो। एक तो ये प्रभाव। दूसरा, ही में इलेक्ट, अभी वो इलेक्ट कर सकता है कि नॉट टू रिसाइंड, अब भी मैं कैंसिल नहीं मानूंगा, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टिल ऑपरेटिव मानूंगा, स्टिल ऑपरेटिव मानूंगा, क्यों लेता हूं जब तक ड्यू डेट नहीं आता। दो प्रभाव है, अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ है तो पहला, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड मानिए, कैंसल्ड मानिए और दूसरे पार्टी पर डैमेजेस के लिए केस कीजिए, और नहीं तो इंतजार कीजिए, ड्यू डेट आने दीजिए, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बीतने दीजिए, उसके बाद केस कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द रेमेडीज?
फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या रेमेडीज हैं? रेमेडीज का मतलब होता है बेटा इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। आपको कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन तोड़ा, आपको लॉ में अधिकार मिले हैं, आप अपने अधिकारों को इन्फोर्स कराइए। तो क्या क्या अधिकार आपको मिलते हैं? 5 अधिकार मिलेगा बेटा, एक बार नाम पढ़िए। पहला अधिकार है सूट फॉर डैमेजेस, आप केस कीजिएगा कि मुझे डैमेज चाहिए, डैमेज मतलब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मुझे मनी के टर्म में जितना नुकसान हुआ भैया मुझे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे दो, नहीं तो केस करूंगा, तो केस कर सकते हैं मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। दूसरा रेस्टिशन, हम भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे, आपने तोड़ा हम भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, हम बोलेंगे ठीक है तुम कार नहीं दोगे हम पैसा नहीं देंगे, चलो खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला सू कर सकते हैं हम डैमेजेस के लिए, दूसरा रेस्टिशन कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा सूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर आपकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी तो हम आप पे केस करेंगे कि आपको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना होगा। चौथा सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, और नहीं तो हम क्या करेंगे, हम बेटा कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से आपके लिए इंजंक्शन लेंगे स्टे ऑर्डर, और आपके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा देंगे कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते इतने दिन। और लास्ट है सूट फॉर क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है as much as earned, as much as earned। बात बेटा मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, अभी आधा ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया था और तोड़ दिया, तो आपको मुझे जितना परफॉर्म किया, आपने जितना बेनिफिट उठाया मुझसे उसके लिए तो कॉम्पनसेट करेंगे ना, इसी को बोलते हैं क्वांटम मेरिट। तो आप 1 मिनट का टाइम दीजिए यहाँ और ये पढ़िए कि व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टूटने में क्या क्या रेमेडीज हैं। रेमेडीज मतलब क्या, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, आपको जो दूसरे पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन तोड़ा तो आपको जो लॉ में अधिकार मिले, राइट मिले, उसको इन्फोर्स कराइए। तो क्या रेमेडीज हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या आपको अधिकार है जिनको इन्फोर्स करा सकते हैं? सूट फॉर डैमेजेस का अधिकार, रेसिशन का अधिकार, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अधिकार, इंजंक्शन का अधिकार और क्वांटम मेरिट का अधिकार। ठीक है बेटा, तो आपने पढ़ा कि ब्रीच का मतलब होता है फेल्यूर, जहां आप अपने लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाए। दो तरीके से ब्रीच करेंगे, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। एक्चुअल का मतलब है ड्यू डेट को, जिस दिन ड्यू डेट था परफॉर्मेंस का उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ा जाना इज द एक्चुअल ब्रीच, और ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना इज द एंटिसिपेटरी ब्रीच। अगर पार्टी ने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया है तो दूसरे पार्टी के पास 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता वो भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल माने और डैमेजेस के लिए केस कर दे, या दूसरा ड्यू डेट तक का इंतजार करे कि पहले टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आने देखते हैं, वहां तक देख लेते हैं। व्हाट आर दी रेमेडीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी ने ब्रीच किया तो दूसरे को क्या क्या अधिकार थे, उन अधिकारों को इन्फोर्स कराना। मतलब पढ़िए वहां देखिए, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, आपको क्या क्या अधिकार है लॉ में जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं। पहला अधिकार सूट फॉर डैमेजेस, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लीजिए, डैमेजेस के लिए क्लेम कीजिए। दूसरा रेसिशन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। तीसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकते हैं। चौथा इंजंक्शन के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए केस कर सकते हैं। और पांचवा सूट फॉर क्वांटम मेरिट, जितना एज मच एज अर्न, आपसे जितना
बेनिफिट उठाया है दूसरे पार्टी ने, उतना कॉम्पनसेशन लीजिए कि भैया इतना बेनिफिट तो उठाया तुमने, कॉम्पनसेट करो। अब एक एक करके इन्हीं राइट को पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले पढ़िए सूट फॉर डैमेजेस। पहला अधिकार है आपका, आपने केस किया है डैमेजेस के लिए। डैमेजेस का मतलब आपने बोला है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। डैमेजेस का मतलब आपने बोला है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। मनी के टर्म में आपको जितना नुकसान हुआ आप वो चाहते हैं, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। सूट फॉर डैमेजेस according to section 73 of Indian Contract Act, damages are the monetary compensation. Damages का मतलब क्या बेटा? Monetary compensation. Damages are the monetary compensation allowed by court of law to the aggrieved party. भैया जो दुखी आत्मा है उसको कोर्ट ने जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिलवाया या आदेश दिया कि दो, उसी को बोलते हैं डैमेजेस। फॉर लॉस या इंजरी, फॉर लॉस या इंजरी सस्टेन्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टूटने से उनको भैया जो नुकसान हुआ, लॉस हुआ, इंजरी हुई, उसके बदले कोर्ट आपको जितना मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देने बोल रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? डैमेजेस। डैमेजेस आर कॉम्पनसेटरी। डैमेजेस का नेचर क्या है बेटा? कॉम्पनसेटरी है, कॉम्पनसेशन के रूप में दे रहे हैं, तो डैमेजेस आर कॉम्पनसेटरी इन नेचर एंड आर ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग रूल। और इस रूल के अनुसार होगा। पहला है बेटा ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज को हम लोग डायरेक्ट, ऑर्डिनरी डैमेज के बहुत नाम है। एक तो हो गया डायरेक्ट, एक्चुअल, जनरल, नेचुरल, प्रॉक्सिमेट, इतने नाम से जानते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज को डायरेक्ट भी बोलते हैं, एक्चुअल डैमेज बोलते हैं, नेचुरल डैमेज बोलते हैं, जनरल डैमेज बोलते हैं और प्रॉक्सिमेट डैमेज बोलते हैं। दे आर रिकवरेबल, इनको आप रिकवर कर सकते हैं। दीज आर रिकवरेबल, दीज आर रिकवरेबल। The damages which naturally or directly arise in usual course of things from such breach can be recovered by the aggrieved party from the by aggrieved party from defaulting party। जो defaulting party है उसे aggrieved party जितना उसको एक्चुअल या डायरेक्टली नुकसान हुआ वो लेगा। ऑर्डिनरी डैमेज, मैंने आपसे बोला था कि आलू बेचेंगे आपको 1 महीने बाद 40 का, आलू का दाम हो गया 60 रुपए, मैंने आपको तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट, नहीं बेचना, तो जो 20 रुपया पर केजी पे नुकसान हो रहा है ना, मान लो 100 केजी बेचने का बात हुआ था, तो पर केजी पे आपको जो 20 रुपए का नुकसान हुआ इंटू 100, आप मुझसे फिर 2000 रुपए ले सकते हैं क्लेम। नहीं देंगे तो कोर्ट जाइए, डैमेजेस दीजिए मुझसे। दूसरा डैमेज है बेटा स्पेशल रिकवरेबल। पहले ही अगर आपने पार्टी को बता दिया था, अगर आपने पहले ही पार्टी को बता दिया था कि भाई सुनो, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मुझे भैया 10 लाख रुपए का नुकसान होगा, और अगर वो पार्टी पहले से ही अवेयर था और फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो भैया 10 लाख रुपए जो है स्पेशल डैमेज आपको मिलेगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब पार्टी को पहले से ही इसके बारे में पता था। ध्यान से, these are recoverable only if the parties knew about it। ये तभी आप रिकवर कर सकते हैं स्पेशल डैमेज जब पहले से ही पार्टी को इसके बारे में पता था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से कितना उसको नुकसान, आपके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से उसको कितना नुकसान होगा। विंडिक्टिव डैमेज बेटा, विंडिक्टिव डैमेज का मतलब होता है एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेज। विंडिक्टिव का मतलब होता है एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेज। विंडिक्टिव डैमेज का मतलब होता है एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी, विंडिक्टिव, प्यूनिटिव डैमेज। ये क्या है? These are allowed only in a specific instances. Usually damages are awarded to compensate the aggrieved party and not with a view to punish.
जनरली हम जो ये डैमेजेस दिलवा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉम्पनसेटरी नेचर के हैं, पार्टी को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, पनिशमेंट का नेचर नहीं है। हाउएवर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, लेकिन आपने किसी को प्रॉमिस किया था बेटा शादी करने का और ये तोड़ दिया, तो मेंटल एगोनी हुई ना, वो कहीं ना कहीं मेंटली हैरेस हुआ, परेशान हुआ। दूसरा, आपने चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया रॉन्गफुली, तो इस केस में कोर्ट जो है एग्जेम्पलरी डैमेज दे सकता है। मतलब यहाँ आप सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पार्टी को सजा हो, सजा हो, सजा हो। तो विंडिक्टिव डैमेज, प्यूनिटिव डैमेज का मतलब होता है पार्टी को सजा चाहते हैं। रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेज, रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेज आर नॉट रिकवरेबल, ये रिकवरेबल भी नहीं बेटा। These damages are not reasonably foreseen and not sustained by reason of breach. अब देखो, अब मैंने आपको बोला कि भाई जब मार्केट सामान लेके आओ, आप मार्केट सामान लेके आए, सामान लेने गए, मेरा रोड क्रॉस कर रहे थे, उधर से गाड़ी आके मार दिया, आपका पैर टूट गया। अब आप बोल रहे हैं कि भैया ये मुझे पैसा, मेरा इलाज आप करवाइए क्योंकि आप ही का सामान लेने गए थे तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। भाई क्या बात है, ये आपको रोड क्रॉस करने नहीं आ रहा है तो इसमें मेरा दोष है। तो ये इनडायरेक्ट डैमेज है, रिमोट डैमेज है, रिकवर नहीं किया जा सकता है। नॉमिनल damages are awarded when the plaintiff has proved that there has been a breach। ये तो तभी मिलेगा जब आपने प्रूफ कर दिया। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, आपने केस किया, वकील साहब के पास गए और पैसा लगा, केस करने में पैसा लगा, और चूंकि केस ऐसा था कि एक ही हियरिंग में खत्म हो गया, तो आप मुझे बताते हैं कि भैया इतना नुकसान हुआ, आपके कारण वकील साहब को भी फी देना पड़ा, ये वो, तो वो हम आपको देंगे, मामूली खर्च होता है ये नॉमिनल। डैमेजेस दूसरा है डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। आपने डिले किया जिसके कारण डिटोरिएशन हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया सामान का। इन केस ऑफ डिटोरिएशन कॉज्ड टू गुड्स बाय डिले। सामान मैंने आपसे यहाँ से भिजवाया था हरियाणा, वहां अभी राइट वगैरह की खबर थी, तो वो पुलिस वाले रोक रहे थे, डिले हो गया, सामान सब खराब हो गया, तो हम आपसे जो ले रहे हैं पैसे वो है डिटोरिएशन। Damages can be recovered from the carrier even without notice. The word deterioration not only implies केवल फिजिकल डैमेज का मतलब नहीं है, अगर गुड्स मेरा जो है अपॉर्चुनिटी फॉर सेल भी खो गया, तब मान लो सामान वहां जाने वाला था, मेरा बुधवार को मार्केट लगता है, वेडनेसडे मार्केट, उसमें सामान बिकता, आप नहीं, आप थर्सडे पहुंचे, अब वेडनेसडे को सामान नहीं बिक पाया, या मान लो मैंने यहाँ जो सामान भेजा था वो ऑक्शन के लिए जा रहा था, जिस दिन ऑक्शन होने वाला था उसके एक दिन बाद पहुंचे तो वो नहीं बिक पाया, इसको भी हम डिटोरिएशन के कारण, डिले के कारण डिटोरिएशन मानते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सामान का केवल फिजिकल लॉस या फिजिकल डिस्ट्रक्शन ही हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग सेल, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग लॉस द सेल ऑफ गुड्स, ये भी आएगा इसके अंदर। एक बार रीड करें बेटा क्या बोल रहा है। In case of deterioration caused to goods by delay, damages can be recovered from carrier even without notice. The word deterioration not only implies physical damage to the goods, but it may also mean loss of a specific opportunity for sale.
प्रीफिक्स्ड डैमेजेस क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स्ड डैमेजेस दो तरीके का हो सकता है, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेज और दूसरा होता है पेनल्टी। प्रीफिक्स पहले से ही फिक्स है, वो हो सकता है लिक्विडेटेड डैमेज, वो हो सकता है पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेज मतलब दे आर द फेयर and genuine pre-estimates of the probable damage that are likely to arise as a consequences of breach. ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने के कारण जो फेयर और जेन्युइन डैमेज हुआ है उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। दूसरा है पेनल्टी, ये हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट। आपने हेलमेट नहीं लगाया 500 का जुर्माना, आप हाई स्पीड में हैं, जितना स्पीड होना चाहिए हाईवे पे 2000 रुपए का जुर्माना, मास्क नहीं पहन के चल रहे हैं 2000 का, हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये कॉम्पनसेशन के रूप में होता है, ये पनिशमेंट होता है, ये पनिशमेंट होता है। It is estimated in the contract with the view to a certain damages to avoid uncertainty of amount and to avoid expenses of providing damages. इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कीजिएगा टाइम पे तो भैया 1% इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, ये पहले से पता है, फेयर है। अगर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, नहीं करेंगे ड्यू डेट को तो भैया इतना रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले एजीएम होना चाहिए, जो ड्यू डेट है अगर नहीं हुआ तो हर दिन का 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरा होता है बेटा रेसिशन। रेसिशन का मतलब होता है क्या? कैंसिल कर देना। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसिव एंड प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म। प्रोमिसर रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो प्रोमिसी ने कहा तो ठीक है आप नहीं परफॉर्म करेंगे अपना ऑब्लिगेशन भी, हम भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, कैंसिल करते हैं, रेसिशन। तीसरा है सूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हेन द डैमेजेस आर नॉट द एडिक्वेट रेमेडी, कोर्ट में डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो हमने सोनू निगम का कंसर्ट ऑर्गेनाइज कराया था, अब हमने कॉन्सर्ट का टिकट वगैरह बेचा, हॉल बुक किया, कैटरिंग खाने पीने की व्यवस्था करी, सब व्यवस्था कर लिया और सोनू निगम ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, बोल रहे हैं कि वो नहीं परफॉर्म करेंगे, तो इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। और उन्होंने कहा कि अच्छा कितने का नुकसान हुआ, मैंने कहा अभी तक 70 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए हैं। उन्होंने कहा 70 लाख तो नहीं देंगे, 5 लाख देंगे। मुझे नुकसान हुआ 70 लाख का, 5 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या ये एडिक्वेट रेमेडी है? क्या ये सफिशिएंट रेमेडी है? क्या ये पर्याप्त है? आंसर है नहीं। तो इस केस में हम चाहते हैं कि भैया मुझे आप पैसे मत दो, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। तो सूट फॉर स्पेसिफिक पेमेंट डैमेजेस एडिक्वेट नहीं है तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है पार्टी को कि अपना प्रॉमिस परफॉर्म करो। नेक्स्ट है बेटा सूट फॉर इंजंक्शन। इंजेक्शन नहीं बोल रहे, इंजंक्शन। इंजंक्शन वर्ड का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। When a party does something which he promised not to do, the court may issue on a stay order prohibiting him from doing so. आप हो बेटा शाहरुख खान, आपने रोहित शेट्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया चलो हैप्पी न्यू ईयर बना रहे हैं। मान लो आपने रोहित शेट्टी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया कि चेन्नई एक्सप्रेस बना रहे हैं और अभी 2 साल तक और रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में ही काम करेंगे, लेकिन अगले साल ही फराह खान की मूवी आ गई हैप्पी न्यू ईयर, आप उसमें काम करने लगे, तो इस केस में आपके ऊपर लगाया जाएगा स्टे ऑर्डर। रोहित शेट्टी कहाँ जाएंगे? कोर्ट, वहां से लाएंगे इंजंक्शन स्टे ऑर्डर और आपके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया जाएगा कि भैया सुनो, तुमने कहा है कि 2 साल तक किसी डायरेक्टर के अंडर नहीं काम करोगे, किसी डायरेक्टर के लिए नहीं काम करोगे तो नहीं करना है। इंजंक्शन When a party does something which he promised not to do, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने वादा किया कि नहीं करेंगे,
तो उस केस में कोर्ट आपके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा सकता है और आपको उस काम को करने से रोक सकता है। नेक्स्ट है बेटा सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट अकेला भी क्वेश्चन आईसीआई में पूछा गया है, अकेला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मेरिट अकेला क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है as much as earned। when a person has done some work under a contract and other party repudiate। देखो मैंने कुछ काम किया, आपने बोला था कि आपको चाहिए राइस 100 केजी 20 केजी 20 केजी 5 इंस्टॉलमेंट में, मैंने अभी 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, फिर आपने मना कर दिया। अभी मैंने आपको 2 बार राइस दिया और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया कि नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो जो 40 केजी मैंने आपको सप्लाई किया है उसके पैसे तो दोगे भाई। पढ़ो। When a person has done some work under a contract and the other party repudiate the contract or some event happens which makes the further performance of contract impossible, then the party who has performed the work can claim remuneration for the work he has already done। बात सही है। मान लो बेटा हम मिस्त्री का काम करते हैं, आपने मुझे बोला कि व्हाइट वॉश करवाना है, मैंने बोला ठीक है। अभी आपके घर में 2 ही रूम में व्हाइट वॉश हुआ था और आपने कहा कि अब नहीं करवाना, तो मैंने कहा तो भैया अब नहीं करवाना तो जो 2 रूम में व्हाइट वॉश हुआ उसको तो पैसा देंगे ना, वो तो देना पड़ेगा, और नहीं तो वहां पे केस करेगा, सूट करेगा फाइल फॉर क्वांटम मेरिट का। ठीक है, तो अगर एक पार्टी ने कोई काम कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो भैया अभी तक जो मैंने किया है आपके लिए काम, उसके लिए तो हम क्लेम करेंगे ही करेंगे। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस, किस केस में बेटा हम क्लेम कर सकते हैं क्वांटम मेरिट का, किन केसेस में? पहला, when one party refuses to perform the contract, जब एक पार्टी रिफ्यूज कर जाए कि वो परफॉर्म नहीं करेगा तो हम क्वांटम मेरिट का क्लेम करेंगे। when one party refuses to perform the contract, एक पार्टी जब रिफ्यूज कर जाए कि वो परफॉर्म नहीं करेगा तो। दूसरा, when something is done without any intention to do so gratuitously, मैंने कोई काम कर दिया, मेरा इंटेंशन था नहीं, विदाउट एनी इंटेंशन, मेरा इंटेंशन था नहीं कि फ्री में काम करे, तो मैंने कोई काम किया, मेरा इंटेंशन फ्री में करने का नहीं है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तीसरा, when an agreement is discovered to be void, जब एक एग्रीमेंट ही void हो जाए। नेक्स्ट, where there is an where there is an express or implied contract to render service but there is no agreement to remuneration। क्या बोल रहा है बेटा कि when there is express या implied contract है to render service, कि हम सर्विसेज देंगे, but there is no agreement, लेकिन कितना पैसे के बदले ये नहीं, तो अगर मैंने सर्विस दिया तो पैसे चाहिए।
व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, एक कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, जैसे 20 केजी 20 केजी करके इंस्टॉलमेंट दे रहे थे तो डिविजिबल था, तो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट है इनवर्ड, और आपने 2 बार मुझसे राइस ले लिया तो भैया पैसा तो चाहिए। नेक्स्ट, when an indivisible contract for a lump sum is completely performed, एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट था बेटा, मैंने कहा था कि छत ढाल दीजिए, मैंने कहा था पूरे घर में पुचारा कर दीजिए, ये क्या था? इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके बदले लमसम की बात हुई, छत ढालने की बात हुई थी कि भैया 1.5 लाख रुपए में आप छत ढाल रहे हैं, तो लमसम की बात हुई थी। कंप्लीटली परफॉर्म, आपने बड़े अच्छे से छत ढाला, लेकिन उधर आधा कॉर्नर उन्होंने सब खराब कर दिया बैडली। The person who has performed the contract can claim the lump sum, but the other party can make a deduction. अब 1.5 लाख की बात हुई थी, आपने मेरा काम कंप्लीट तो कर दिया पर कुछ काम खराब कर दिया, मुझे फिर से करवाना होगा, तो उसके लिए डिडक्शन कर सकते हैं। 1.5 लाख में बात हुआ तो अभी हम बोलेंगे भैया सुनो, 1/30 से ज्यादा तो नहीं देंगे, आपने मेरा इतना काम खराब कर दिया, तो डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो ये था बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर सीए फाउंडेशन का, आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। कल यूनिट 6 में मिलेंगे हम लोग और कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बातें करेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 6 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है, छोटा सा यूनिट, कल खत्म करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को। तो चलिए बने रहें, लगे रहें, पढ़ते रहें और मस्त व्यस्त स्वस्थ रहें। अभी तक आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपको टॉपर्स के ऐप पे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिल जाएगा, एलएलपी मिल जाएगा, कंपनीज एक्ट 2013 मिल जाएगा, पार्टनरशिप के 3 यूनिट मिल जाएंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 5 यूनिट अभी तक हो गए हैं। 6, 7, 8, 9 करके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है। सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर भी 4 यूनिट है, उनको करके और हम लोग एनआई कर लेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, और इस तरीके से हम लोगों का जनवरी अटेम्प्ट के लिए रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे सीए फाउंडेशन का, जिसमें कि हर दिन 2-2 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बनाए, लेकिन हर दिन बनाए। प्रोविजन को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन को लिखना जल्दी ना करके क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, और उसका आंसर्स राइटिंग कैसे करते हैं, इस पे काम करेंगे रिवीजन कंप्लीट होने के बाद। तो आप मान के चलिए कि आज 19 तारीख हो गया है, तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अभी तो टाइम है, लेकिन फिर भी हम लोग 20-25 दिन का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, आंसर कैसे लिखना है,
इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सौरभ, तुली, हम तो ठीक हैं सौरभ, तुम बताओ इंटर हो गया तेरा? फाउंडेशन, अभी तो तुम इंटर पास हो गए होंगे शायद। तो चलिए फिर कल आपसे मुलाकात होगी 10 बजे सुबह, जहां एक नए यूनिट के साथ। छोटा यूनिट एक दिन में, बड़े यूनिट्स में टाइम लगेगा, छोटा यूनिट तो एक एक दिन में हम लोग निकालेंगे। तो कल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बातें होंगी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए रूल्स क्या क्या हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स का होता है, ये सब बातें कल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। और मेरा चैनल है अपना सहज CA by CA आरती के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर दे, वहां भी ज्ञान की बातें करते हैं।